अब आइए हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की। देखिए कंडेंस अपीयर डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये कंडेंस होता है, तो देखिए डीएनए का जो कंडेंस फॉर्म होता है इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। अपीयर्स डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ये डार्कर अपीयर होगा। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ये देखिए डार्कर अपीयर हो रहा है। ये देखिए पूरा न्यूक्लियस है ना, ये देखिए डार्कर अपीयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और इसकी खासियत क्या होती है, अच्छा देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि लेबल H इन A, तो यहाँ पे देखिए ये H जो दिखाया गया यही हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है। और ये देखिए ये न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, ठीक है, ये एन से न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कंडेंस होता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, इससे हमको नहीं मतलब है, मतलब हमारा यहाँ पे कि ये हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पे ये है, ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन की खासियत क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि ये क्या होता है, हिस्टेरिकली इनएसेसिबल। तो ये हिस्टेरिकली इनएसेसिबल होता है, इस वजह से 10 ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, तो इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यानी इतना ज्यादा कंडेंस होता है ना कि इसका जो फंक्शन होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है ये नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन इसमें नहीं होता है, ठीक। तो जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी नहीं होगी यानी डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ये पता चला यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह नहीं होगी, ये इनएक्टिव होता है। और इनएक्टिव क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज मिथाइलेशन और डिक्रीज एसाइलेशन। तो यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है, और मिथाइलेशन क्या होता है, इसको कंडेंस करने में अच्छा रोल प्ले करता है, और एसाइलेशन जो होता है ये इसको कंडेंस करने में खराब रोल प्ले करता है, यानी इसको लूज करता है। इसी वजह से यहाँ पे एसाइलेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिथाइलेशन यानी इसका कंडेंसेशन ज्यादा हो जाएगा, एसाइलेशन कम होने की वजह से भी इसका कंडेंसेशन ज्यादा होगा। अगर एसाइलेशन ज्यादा होता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये खोलने का काम करता है और ये बांधने का काम करता है। तो मिथाइलेशन ज्यादा होगा इस वजह से ये बंध जाएगा, टाइट हो जाएगा, और एसाइलेशन इसी वजह से कम हो जाता है। अभी एसाइलेशन और मिथाइलेशन के आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसको नहीं दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम सब पे सीरियल से आ रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन को याद कैसे रखेंगे, तो हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस, तो हेट्रो H से हो गया हमारा हाईली और C से हो गया कंडेंस। तो हाईली कंडेंस होता है और हिडन क्रोमेटिन होता है। तो ये जो पूरा क्रोमेटिन है इसका हिडन क्रोमेटिन होता है, यानी इसमें हमको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह की कैपेसिटी नहीं देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ बताया कि हिडन क्रोमेटिन, तो H से में याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए बार बॉडीज इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, तो बार बॉडीज क्या होती है, इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं। तो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं ना फीमेल में, तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं और मेल में एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, XY में होता है ना। तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम जो एक होता है तो इसकी जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ये इनएक्टिव हो जाता है, बहुत बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, तो इसको हम बार बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव क्रोमोसोम क्या है, मे बी विजिबल ऑन द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये बताया कि बार बॉडीज जो होती है ये पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस पे विजिबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट था बार बॉडीज के अकॉर्डिंग, तो ये बता दिया। और हम बताए ना कि बार बॉडीज जो होते हैं ये भी हेट्रोक्रोमेटिन का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा हेट्रोक्रोमेटिन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन की।